बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम सेल्स टैक्स के एरिया कवर कर रहे थे और आज की डिस्कशन में हमने सेल्स टैक्स के एरिया से पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। हमारे पास विंटर 2011 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 मार्क की वेटेज है सवाल की। अगेन काफी पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है, लेकिन चूंकि हमने जो जीरो रेटिंग एग्जाम सप्लाईज और अपॉर्चुनिटी ऑफ इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट कवर किया है, तो इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। कहता है, सनशाइन लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, is registered person under the Sales Tax Act 1990 and is engaged in the production and supply of three product alpha, beta and gamma। हमारे पास एक कंपनी है सनशाइन लिमिटेड, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है सेल्स टैक्स लॉ में, और तीन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और सप्लाई में ये एंगेज्ड है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड गवर्न अंडर द थर्ड शेड्यूल। अच्छा, ये जो तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, अल्फा, बीटा और गामा, इसमें से बीटा अल्फा का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि जब हम अल्फा मैन्युफैक्चर करते हैं तो बीटा खुद ब खुद बन जाता है, और बीटा एक थर्ड शेड्यूल आइटम है और बीटा एक थर्ड शेड्यूल आइटम है। इट इज सोल्ड इन द मार्केट एट अ रिटेल प्राइस ऑफ 25 पर यूनिट, और इसकी मार्केट रिटेल प्राइस 25 पर यूनिट है। फिर हमारे पास परचेज और सप्लाईज की कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और रिक्वायरमेंट में हमें कहता है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कैलकुलेट द सेल्स टैक्स पेबल और रिफंडेबल कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2024। तो हमें सेल्स टैक्स लॉ के और रूल्स के तहत सेल्स टैक्स पेबल रिफंडेबल कैरी फॉरवर्ड का नंबर कैलकुलेट करना है। टैक्स पीरियड हमारा अगस्त 2024 है। तीन प्रोडक्ट है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा अल्फा का बाय प्रोडक्ट और एक थर्ड शेड्यूल आइटम है, जिसकी रिटेल प्राइस 25 पर यूनिट है। और एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं पहले रीड कर लेता हूं कि द लोकल सप्लाईज ऑफ गैमा आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। गैमा बेसिकली एक एग्जाम प्रोडक्ट है, एक एग्जाम गुड है, यानी कि गैमा की लोकल सप्लाईज एग्जाम है। तो आते हैं हम सवाल की इन्फॉर्मेशन की तरफ। The following information is available from the SL record for August 2024. Purchases में हमारे पास raw material used in the production of alpha, raw material used in the production of gamma आ रहा है 10 million और 15 million। हमने अल्फा और गैमा को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा। आम हालात में अल्फा के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये एक टैक्सेबल प्रोडक्ट होगा, यानी इसका इनपुट टैक्स अलाउ हो जाएगा। गैमा के बारे में बताया था कि गैमा एक एग्जाम प्रोडक्ट है, यानी कि इसके अगेंस्ट जो इनपुट टैक्स है वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। फिर हमें सप्लाईज में कहता है, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ अल्फा टू रजिस्टर्ड पर्सन 15 मिलियन। अल्फा की सप्लाईज की हमने रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि 18% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ अल्फा टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 3 मिलियन। हमने अल्फा की सप्लाईज की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को 3 मिलियन, यहाँ पे 18% सेल्स टैक्स और 4% का फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। लोकल सप्लाईज ऑफ गैमा टू रजिस्टर्ड पर्सन 18 मिलियन। हमने गैमा की सप्लाईज की है रजिस्टर्ड पर्सन को, और गैमा एक एग्जाम प्रोडक्ट था, यानी कि गैमा की सप्लाईज एग्जाम फ्रॉम सेल्स टैक्स होगी। एक्सपोर्ट ऑफ गैमा टू टर्की, एक्सपोर्ट ऑफ गैमा टू टर्की। अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट को, हमने यहाँ पर एक एग्जाम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। जब आप एग्जाम गुड्स को एक्सपोर्ट कर दोगे तो फिर ये एग्जाम नहीं रहेगा, ये जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगा, ये जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गैमा दैट इज एग्जाम प्रोडक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज जीरो रेट सप्लाईज। फिर हमारे पास आ रहा है लोकल सप्लाईज ऑफ बीटा टू होलसेलर्स 2.5 लाख यूनिट एट 20 ईच 5 मिलियन। बीटा हमने सप्लाई किया होलसेलर्स को, और बीटा एक थर्ड शेड्यूल आइटम था, तो रिटेल प्राइस पे सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। और फिर हमारे पास है सप्लाईज ऑफ 25,000 यूनिट्स ऑफ बीटा टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। हमने बीटा के 25,000 यूनिट सप्लाई किए ईपीसी में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और ये एक ऐसा लाइन आइटम है जिससे पर्टेनिंग मुझे 5th शेड्यूल की एक एंट्री रिकॉल हो रही है, तो थोड़ा सा मैं इसे सेल्स टैक्स लॉ में सर्च करता हूँ। अगर हम अपने पास सेल्स टैक्स लॉ ओपन करें और सेल्स टैक्स लॉ में 5th शेड्यूल सर्च करें, तो ये हमारे पास सेल्स टैक्स लॉ का 5th शेड्यूल ओपन हो गया, जो कि जीरो रेट सप्लाईज को डील करता है। 5th शेड्यूल की एंट्री नंबर 5 आ रही है, सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। कि अगर आप कोई भी गुड्स, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी कंपोनेंट ईपीजी में सप्लाई करते हो फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये सप्लाई जीरो रेट सप्लाई होगी। यानी कि जो हमने बीटा, जो कि एक थर्ड शेड्यूल आइटम है, ईपीसी में सप्लाई किया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो ये हमारे लिए जीरो रेट सप्लाईज होगी। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है, सप्लाई ऑफ अल्फा टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, सप्लाई ऑफ अल्फा टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, यानी कि ये जो टेबल में हमारे पास सप्लाई ऑफ अल्फा आ रहा है 15 मिलियन का, इससे पर्टेनिंग पॉइंट नंबर 1 में कोई बात लिखी है। सप्लाई ऑफ अल्फा टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल ऑफ 2 मिलियन टू एन एसोसिएटेड कंपनी,
द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ अल्फा एट द टाइम ऑफ सेल वाज 4 मिलियन। कह रहा है 2 मिलियन की सेल्स हमने एसोसिएटेड कंपनी को की है और इन गुड्स की जो ओपन मार्केट प्राइस है वो 4 मिलियन है। हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास जो सेल है वो किसी एसोसिएटेड पार्टी को होगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी हायर ऑफ एक्चुअल वैल्यू और ओपन मार्केट प्राइस। फिर कहता है फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट इज मेड इन केस ऑफ अल्फा व्हिच इज सोल्ड अंडर वारंटी। द मार्केट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट यूनिट ड्यूरिंग अगस्त 2024 वाज 1 मिलियन। हमने अल्फा के कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स की फ्री में रिप्लेसमेंट किए क्योंकि हमने अल्फा अंडर वारंटी सेल किए थे और जो रिप्लेसमेंट के यूनिट्स हैं इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1 मिलियन। हम ऑलरेडी सप्लाई की डेफिनेशन में गुड्स की डेफिनेशन में कवर कर चुके हैं कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए गए। तो वारंटी में अगर गुड सप्लाई किए जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं होंगे। और दूसरा मैंने आपको ये भी समझाया है कि वारंटी में जो आप यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो इनके अगेंस्ट कंसिडरेशन इनके अगेंस्ट प्राइस आप एक्चुअल वैल्यू में रिकवर कर चुके होते हो। तो इस वजह से अगर वारंटी में फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स दिए भी जा रहे हैं तो इसके ऊपर कोई एडिशनल सेल्स टैक्स चार्ज करना बनता नहीं है। फिर कहता है कि हमने कंपनी प्रोवाइडेड 50,000 यूनिट्स ऑफ बीटा टू इट्स एम्प्लॉय फ्री ऑफ चार्ज। हमने 50,000 यूनिट्स बीटा के अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ चार्ज दे दिए। अब बीटा एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि हमने मैन्युफैक्चर किया था और हमने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट अपने एम्प्लॉयज को यूज करने के लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए दे दिए। तो ये कंजम्पशन ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर गुड्स हो गया। हमने सप्लाई की डेफिनेशन में कवर किया था कि अगर एक कंजम्पशन ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर गुड्स हो रहा है फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस पर्पस तो ये सप्लाई समझा जाएगा, इसके ऊपर सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन आएगी। तो चूंकि हम बीटा के मैन्युफैक्चरर है और हम अपने एम्प्लॉयज को कंज्यूम करने के लिए दे रहे हैं तो ये कंजम्पशन ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज है, ये सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स हो जाएगा। फिर कहता है इन अगस्त 2024 Essel imported new machinery from Japan to launch a new product Zeta. The production of Zeta is expected to commence in January 2025. Sales tax paid on this machinery amounts to rupees 3 million. अगस्त के महीने में हमने एक मशीनरी इंपोर्ट की है जिससे हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जीटा और जीटा की प्रोडक्शन अभी अगस्त के महीने में नहीं बल्कि अगले साल जनवरी 2025 में स्टार्ट होगी और इस मशीनरी के इंपोर्ट पे हमने 3 मिलियन का सेल्स टैक्स पे किया है। Input tax of 5 lakh was inadvertently not adjusted in the return for the month of July 2024. जुलाई 2024 से पर्टेनिंग एक 5 लाख रुपए का सेल्स टैक्स है जो कि हमने जुलाई के महीने में क्लेम नहीं किया। हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है कि अगर एक रेलेवेंट मंथ की इनवॉइस रेलेवेंट मंथ के सेल्स टैक्स रिटर्न में क्लेम ना हो तो अगले 6 महीनों तक अगले 6 टैक्स पीरियड तक इसको क्लेम किया जा सकता है। तो चूंकि जुलाई 24 की इनवॉइस है तो इसे तो दिसंबर 24 तक क्लेम किया जा सकता था, हम फिलहाल इसे अगस्त में ही क्लेम कर देंगे। और फिर कह रहा है ऑल द परचेजेस आर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, सारी की सारी परचेजेस हमने रजिस्टर्ड पर्सन से की है। ऑल द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स वेयर एप्लीकेबल। सेल्स टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 18% एंड द अबव प्रोडक्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू ड्यूटी अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। तो सारी वैल्यूज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, 18% सेल्स टैक्स का रेट है और किसी भी गुड्स के ऊपर एफएडी की कोई इंप्लीकेशन अराइज नहीं हो रही। तो बजाय थोड़ा सिंपल सा डाटा है लेकिन इस सवाल में हमें अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इस सवाल में हमें जीरो रेटेड एग्जाम सप्लाईज देखने को मिलेगी। एक दफा इस सवाल को सुकून से तसल्ली से रीड कर लें फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए जी सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, फिर हम आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे चूंकि अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट है तो इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट भी देखेंगे और फिर फाइनली हम सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम परचेजेस का डाटा देखें तो रॉ मटेरियल इन द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा, रॉ मटेरियल फॉर अल्फा, रॉ मटेरियल फॉर गैमा। अल्फा के लिए 10 मिलियन, गैमा के लिए 15 मिलियन। अब अल्फा के लिए रॉ मटेरियल आया, इस पे हमने 18% से सेल्स टैक्स दिया होगा। गैमा की सप्लाईज एग्जाम्प्ट है, गैमा की सप्लाईज एग्जाम्प्ट है लेकिन गैमा की परचेजेस पे या गैमा का रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया ये एग्जाम्प्ट नहीं है। तो जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया इस पे हमने 18% से सेल्स टैक्स दिया होगा। क्योंकि ये एग्जाम्प्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिसअलाउ हो जाएगा, किस तरीके से वो हमें आगे नजर आएगा। तो हमने फिलहाल अल्फा और गैमा के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया इसके ऊपर 18% से सेल्स टैक्स पे किया जो कि हमारे लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। विदहोल्डिंग के हवाले से मैं एक assumption लिख देता हूं कि नो withholding of sales tax on the assumption that supplier is active taxpayer. No withholding of sales tax on the assumption that supplier is active taxpayer. इस assumption पे ये तो इन्होंने बता दिया था कि जो भी हमने परचेजेस किए वो रजिस्टर्ड पर्सन से किए और हम भी रजिस्टर्ड है।
अगर हम ये अज्यूम कर लें कि सामने वाला सप्लायर रजिस्टर्ड के साथ साथ एक्टिव टैक्स पेयर भी है, तो इसका मतलब है कि हमारी परचेजेस पे विदहोल्डिंग नहीं होगी, ना अल्फा के केस में, ना गामा के केस में। फिर हमारे पास सप्लायर्स का डेटा था। एडिशन इन्फॉर्मेशन में हमने पॉइंट नंबर 4 में कुछ प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की थी, जिसके ऊपर हमने सेल्स टैक्स 3 मिलियन पे किया था। तो हमारे पास इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर जीटा, और उस पर हमें डायरेक्टली सेल्स टैक्स का अमाउंट दे दिया था, दैट इज 3 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 5 में कुछ 5 लाख रुपए का इनपुट टैक्स जुलाई के महीने का था। तो इनपुट टैक्स ऑफ जुलाई 2024 कितना था? 5 लाख। ये हमारे पास इनपुट टैक्स फॉर द मंथ हो गया। इनपुट टैक्स की जितनी भी एडजस्टमेंट थी हमने सारी यहाँ पे प्लॉट कर दी है। ये हमारे पास इनपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गया। अल्फा के लिए रॉ मटेरियल, गामा के लिए रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट, और जुलाई के महीने का जो इनपुट टैक्स हमने क्लेम नहीं किया। आप सोच रहे हैं अगर क्या बीटा का रॉ मटेरियल कहाँ है? सिर्फ बीटा अल्फा का ही बाय प्रोडक्ट है। जब हम अल्फा मैन्युफैक्चर करते हैं तो बीटा भी हमारे पास मैन्युफैक्चर हो जाता है। अब हम आते हैं आउटपुट टैक्स की वर्किंग पे। आउटपुट टैक्स की वर्किंग में सबसे पहले था हमारे पास लोकल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ अल्फा टू रजिस्टर्ड पर्सन 15 मिलियन, और पॉइंट नंबर 1 में इसे पढ़ने लिखा था कि 2 मिलियन की गुड्स ऐसी हैं जो कि हमने एसोसिएटेड कंपनी को सेल की, जबकि इनकी ओपन मार्केट प्राइस 4 मिलियन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अल्फा टू रजिस्टर्ड पर्सन कितना है? 15 मिलियन। इस 15 मिलियन में जो 2 मिलियन का डिफरेंशियल है, ओपन मार्केट प्राइस 4 मिलियन है, हमने इसको 2 मिलियन में सप्लाई किया, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 मिलियन। तो 15 मिलियन में हम 2 मिलियन ऐड कर दें तो ओपन मार्केट प्राइस इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। 15 मिलियन में 2 मिलियन ऑलरेडी शामिल है, 2 मिलियन का डिफरेंशियल हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 17 मिलियन आ जाएगा, और इस पे हम 18% से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा 3.06 मिलियन। फिर इसके बाद लोकल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ अल्फा टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 3 मिलियन। तो अल्फा टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 3 मिलियन। अब इस 3 मिलियन की सप्लाईज पे हम 18% का सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। साथ साथ ये सब्जेक्ट टू फर्दर टैक्स भी होगा, लेकिन फर्दर टैक्स हम फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस अपने पास रिमार्क्स में लिख देते हैं कि हम इस पे फर्दर टैक्स भी चार्ज कर रहे होंगे। इन द एंड सेल्स टैक्स लायबिलिटी में से इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फिर हमारे पास लोकल सप्लाईज ऑफ गामा टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो गामा टू रजिस्टर्ड पर्सन कितना है हमारे पास? 18 मिलियन। और गामा की लोकल सप्लाईज एग्जाम थी, तो कोई आउटपुट टैक्स नहीं आएगा, कोई यहाँ पे आउटपुट टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगी। रिमार्क्स में लिख देता हूं दिस इज एग्जाम सप्लाई। फिर हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गामा टू टर्की 7 मिलियन, 7 मिलियन। अब गामा एक एग्जाम प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि हमने एग्जाम प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट की है, तो ये जीरो रेटेड सप्लाई होगा, ये जीरो रेट सप्लाई होगा, इससे हम एग्जाम नहीं कहेंगे, ये जीरो रेटेड सप्लाई है। फिर हमारे पास लोकल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ बीटा टू होलसेलर्स 2.5 लाख यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, जबकि रिटेल प्राइस 25 रुपए पर यूनिट थी। तो बीटा टू होलसेलर्स 2.5 लाख यूनिट इंटू 25 की रिटेल प्राइस, 2.5 लाख यूनिट इंटू 25 की रिटेल प्राइस। इस पे हम 18% से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, तो ये आउटपुट टैक्स आ जाएगा 1.12 मिलियन। इसके बाद आ रहा है सप्लाई ऑफ 25,000 यूनिट्स ऑफ बीटा टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सप्लाई ऑफ 25,000 यूनिट्स ऑफ बीटा टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमारे पास बीटा टू ईपीजी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी यूनिट्स हैं? 25,000 यूनिट्स हैं, और 25 की रिटेल प्राइस है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, देखिए ये जीरो रेट सप्लाई तो है, लेकिन ये जीरो रेट सप्लाई तो है, ये तो हमें समझ आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि यहाँ पे जो वैल्यू सप्लाई होगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू सप्लाई होगी वो नॉर्मल वैल्यू होगी, वो नॉर्मल वैल्यू होगी, वो रिटेल प्राइस नहीं होगी, वो रिटेल प्राइस नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि हमने जो जीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया है ना, हमने जीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया है सेल्स टैक्स लॉ के सेक्शन 4 में। हमने जीरो रेटिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया सेल्स टैक्स लॉ के सेक्शन 4 में, और सेक्शन 4 की वर्डिंग्स क्या थी? सेक्शन 4 की वर्डिंग्स थी नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 3।
नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 3, बावजूद इसके कि सेक्शन 3 में क्या लिखा है, सेक्शन 4 में जो भी चीजें आ रही हैं, सेक्शन 4 में जो भी गुड्स आ रही हैं, सेक्शन 4 में जो भी सप्लाईज आ रही हैं, ये जीरो रेटेड है। तो इसका मतलब है कि सेक्शन 4 का सेक्शन 3 के ऊपर एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अभी जो थर्ड शेड्यूल आइटम के केस में रिटेल प्राइस बेसिस पे हमने टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, थर्ड शेड्यूल आइटम की हम रिटेल प्राइस बेसिस पे टैक्सेशन कवर करते हैं, ये बात हमने सेल्स टैक्स लॉ के सेक्शन 3 में कवर की थी। यानी सेल्स टैक्स लॉ के सेक्शन 3 के किसी सबसेक्शन में लिखा है कि थर्ड शेड्यूल आइटम पे रिटेल प्राइस की बेसिस पे टैक्सेशन होगी, जबकि सेक्शन 4 जो कि जीरो रेटिंग का सेक्शन है वो कह रहा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 3। इस सेक्शन 4 का सेक्शन 3 पे ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो जब सेक्शन 4 का सेक्शन 3 पे ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो थर्ड शेड्यूल आइटम अगर हमने ईपीजी में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई किए तो ये जीरो रेट सप्लाई बन गया, एक बात। दूसरा, यहाँ पे रिटेल प्राइस टैक्सेशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे रिटेल प्राइस टैक्सेशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि सेक्शन 4 ने सेक्शन 3 को ओवरराइड कर दिया। तो जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ सप्लाई है, यही हमारे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर की जाएगी, और वो कितनी है, 6,25,000। तो ये आ गया 625,000। अच्छा, एक चीज, ये 18 मिलियन और ये 7 मिलियन है, 18 मिलियन और 7 मिलियन, ठीक हो गया। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 था जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 में फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट ऑफ अल्फा अंडर वारंटी था, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ अल्फा अंडर वारंटी, यहां पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग के नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, इसके ऊपर कोई एडिशनल सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन अराइज नहीं होगी। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में 50,000 यूनिट्स ऑफ बीटा टू एम्प्लॉयज फ्री ऑफ चार्ज। तो बीटा टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ चार्ज कितने यूनिट्स हैं, 50,000 यूनिट्स। तो 50,000 इनकी रिटेल प्राइस कितनी है, 25, 50,000 इंटू 25, इस पे सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन अराइज होगी, इस पे सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन अराइज होगी, रीजन बीइंग कंजम्पशन ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज इज सप्लाई। कंजम्पशन ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर नॉन बिजनेस यूज और पर्सनल यूज इज सप्लाई। चूंकि हमने कंजम्पशन ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की है नॉन बिजनेस यूज के लिए, तो ये सप्लाई है। फिर हमारे पास हमने इंपोर्ट की थी प्लांट एंड मशीनरी, इसे हमने इनपुट टैक्स की वर्किंग में ले लिया था। फिर हमारे पास 5 लाख का पिछले महीने का इनपुट टैक्स था, इसे भी इनपुट टैक्स की वर्किंग में ले लिया था। फिर गैमा की लोकल सप्लाईज एग्जाम थी और सारी परचेज हमने रजिस्टर्ड पर्सन से की थी। तो ये हमारे पास यहाँ तक आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ कैलकुलेट हो गया, ये हमारे पास आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने टोटल इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टोटल आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब हम अपनी आउटपुट टैक्स की वर्किंग में सप्लाईज को देखते हैं, तो कुछ सप्लाईज हमारी एग्जाम थी, कुछ सप्लाईज हमारी जीरो रेटेड थी, ये भी हमारी जीरो रेटेड सप्लाई थी। तो एक सप्लाई हमारे पास एग्जाम्प्ट है और 1 और 2 हमारे पास सप्लाई हमारे पास जीरो रेट है। तो इसका मतलब है कि टोटल इनपुट टैक्स में से कुछ इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होगा, कुछ इनपुट टैक्स रिफंडेबल होगा। क्योंकि हमारे पास सप्लाईज में एग्जाम्प्ट और जीरो रेट सप्लाईज आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें अपने इनपुट टैक्स को भी अलग करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कुछ इनपुट टैक्स एडजस्टेबल होगा, कुछ इनपुट टैक्स रिफंडेबल होगा, कुछ इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे जो अलोकेशन होगी ना, जो अपॉर्चुमेंट होगी ना, वो मैचिंग प्रिंसिपल के तहत हो रही होगी, लाइक टू लाइक को कंपेयर कर रहे होंगे। क्या मतलब है, देखो, अल्फा के लिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 10 मिलियन का, और उस पर 18 लाख रुपए का इनपुट टैक्स है। अब आपने देखना है कि इस रॉ मटेरियल से कौन कौन सी सप्लाई जनरेट हुई, इस रॉ मटेरियल से कौन कौन सी सप्लाई जनरेट हुई। सर, अल्फा के लिए जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, इससे हमने अल्फा बनाया होगा, बीटा बनाया होगा, इससे हमने अल्फा बनाया होगा, बीटा बनाया होगा। तो अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा और बीटा, यानी कि ये 10 मिलियन का रॉ मटेरियल जिसपे हमने 18 लाख रुपए का इनपुट टैक्स दिया है, इससे हमने अल्फा की टैक्सेबल सेल्स की है, इससे हमने अल्फा की टैक्सेबल सेल्स की है, इससे हमने बीटा की टैक्सेबल सेल्स की है,
इससे हमने बीटा की जीरो रेटेड सेल्स की है और इससे हमने बीटा की टैक्सेबल सेल्स की है। तो इस इनपुट टैक्स के अगेंस्ट, इस इनपुट टैक्स के अगेंस्ट ये 5 सप्लाईज हैं, इस इनपुट टैक्स के अगेंस्ट ये 5 सप्लाईज हैं और इन 5 सप्लाईज में से एक सप्लाई जीरो रेटेड थी, यानी कि 18 लाख में से, 18 लाख में से कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि रिफंडेबल इनपुट टैक्स है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि जीरो रेट सप्लाईज के अगेंस्ट है। इसी तरीके से आपने गैमा के लिए 15 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीदा, 27 लाख रुपए का इनपुट टैक्स दिया। गैमा के लिए 15 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीदा, 27 लाख रुपए का इनपुट टैक्स दिया। इससे हमने कौन कौन सी सप्लाईज की है? सर इससे हमने एक तो गैमा रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जाम सप्लाई किया है और गैमा की एक्सपोर्ट जीरो रेट सप्लाई की है। यानी कि इस 15 मिलियन के रॉ मटेरियल जिसके अगेंस्ट 27 लाख का सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स है, इसने एग्जाम्प्ट और जीरो रेट सप्लाईज, इसने एग्जाम्प्ट और जीरो रेट सप्लाईज किए हैं। तो इसका मतलब है कि इस 2.7 मिलियन को इन दोनों में अपोर्शन करेंगे, इन दोनों में ब्रेक करेंगे। जितना एग्जाम सप्लाईज के अगेंस्ट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। जितना एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जीरो रेट के अगेंस्ट होगा वो रिफंडेबल हो जाएगा। इस तरीके से यहां देखिएगा, हम एक वर्किंग करते हैं। वर्किंग 1, अपोर्शनमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। सबसे पहले इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल ऑफ अल्फा, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल ऑफ अल्फा, नेचर ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स और ट्रीटमेंट। क्या कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। हमने अल्फा के लिए 10 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीदा जिसमें हमने 18 लाख रुपए का सेल्स टैक्स दिया और अल्फा ने 1, 2, 3, 4, 5 तरह की सप्लाई जनरेट की है। इन 5 तरह की सप्लाईज में से 1, 2, 3 और 4, ये 4 तरह की सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज थी। ये 4 तरह की सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज थी जिसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स एडमिसिबल है, और एक जीरो रेट सप्लाईज थी जिसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स रिफंडेबल है। तो नेचर ऑफ सप्लाई में हमारे पास दो तरह की सप्लाई है, एक टैक्सेबल सप्लाई और एक जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, एक टैक्सेबल सप्लाई, एक जीरो रेट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी थी? सर अल्फा टू रजिस्टर्ड पर्सन, अल्फा टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, बीटा टू होलसेलर्स एंड बीटा टू एम्प्लॉइज। ये 4 सप्लाईज ऐसी हैं जिसके अगेंस्ट हमने 18% का सेल्स टैक्स चार्ज किया था, यानी कि इसके बैक पे जो इनपुट टैक्स है वो अलाउ हो जाएगा। और एक सप्लाई ऐसी थी जो कि जीरो रेट सप्लाईज थी, जो हमने बीटा ईपीसी में सप्लाई किया था फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमारे पास जो अल्फा के रॉ मटेरियल के अगेंस्ट इनपुट टैक्स है, हमारे पास जो अल्फा के रॉ मटेरियल के अगेंस्ट इनपुट टैक्स है वो इन दोनों सप्लाईज में अपोर्शन होगा। और वो कितना इनपुट टैक्स है? सर वो इनपुट टैक्स है हमारे पास 18 लाख का, वो 18 लाख का इनपुट टैक्स है। अब हम क्या करेंगे कि 18 लाख के इनपुट टैक्स को इन दोनों के रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे। तो 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 27.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 28.125 मिलियन, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 6,25,000 डिवाइडेड बाय 28.125 मिलियन। ये हमने 18 लाख के इनपुट टैक्स को इन दोनों में अपोर्शन कर दिया। अब जितना इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट है, जितना इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट है, ये हमारा एडजस्टेबल होगा, और जितना इनपुट टैक्स जीरो रेट सप्लाईज के अगेंस्ट है ये हमारा रिफंडेबल होगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने पहले क्या करा, मैंने देखा कि रॉ मटेरियल ऑफ अल्फा के लिए हमने 18 लाख का सेल्स इनपुट टैक्स दिया। फिर मैंने देखा कि मैंने इस रॉ मटेरियल से कौन कौन सी सेल्स, कौन कौन सी सप्लाईज अचीव की है। तो मैंने पता चला कि ये 5 तरह की सप्लाईज है जो कि हमने अल्फा से जनरेट की है। इन 5 सप्लाईज में से 4 टैक्सेबल थी, एक जीरो रेट थी, यानी कि इस 18 लाख के इनपुट टैक्स में से जितना पोर्शन इस जीरो रेट सप्लाई के अगेंस्ट है वो रिफंडेबल है, और जितना पोर्शन एडजस्टेबल सप्लाई के अगेंस्ट है वो एडजस्टेबल है। अब अपोर्शनमेंट की बेसिस क्या है? वैल्यू सप्लाई। तो दो तरह की सप्लाईज थी, कुछ टैक्सेबल, एक जीरो रेटेड। 18 लाख के इनपुट टैक्स को इन दोनों में बाइफरकेट कर दिया, अपोर्शन कर दिया। जितना टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट था वो एडजस्टेबल था, जितना जीरो रेट सप्लाईज के अगेंस्ट था वो रिफंडेबल था। इसी तरीके से इसी तरह की मिलती जुलती वर्किंग करेंगे हम। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल ऑफ गैमा। अब गैमा के लिए हमने 15 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीदा था जिसपे 27 लाख का सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स था, और गैमा ने दो तरह की सप्लाई जनरेट की थी, एक एग्जाम सप्लाईज, एक जीरो रेट सप्लाईज, एक एग्जाम सप्लाईज, एक जीरो रेट सप्लाईज। तो हम करेंगे क्या कि एक आ जाएगा एग्जाम सप्लाई और एक आ जाएगा
जीरो रेट सप्लाई। एग्जाम सप्लाईज कितनी जनरेट की है गैमा ने? 18 मिलियन। और जीरो रेटेड सप्लाईज कितनी जनरेट की है गैमा ने? 7 मिलियन। तो ये टोटल आ गया। गैमा के रॉ मटेरियल पे इनपुट टैक्स कितना है? गैमा के रॉ मटेरियल पे इनपुट टैक्स है 27 लाख, 2.7 मिलियन। अभी 27 लाख को इन दिनों के रेशियो में अपोर्शन कर देंगे। तो 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 मिलियन डिवाइडेड बाय 25 मिलियन। 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 मिलियन डिवाइडेड बाय 25 मिलियन। अब जितना इनपुट टैक्स एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट है, जितना इनपुट टैक्स एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट है, ये हो जाएगा इनएडमिसिबल। और जितना इनपुट टैक्स जीरो रेट सप्लाईज के अगेंस्ट है, ये हो जाएगा रिफंडेबल। तो इनपुट टैक्स की अपॉर्चमेंट करते वक्त हमने ये देखना है कि कॉमन इनपुट टैक्स कौन सा है, और अगर एक इनपुट टैक्स कॉमन है तो उसको सब में अपोर्शन नहीं कर देंगे, ये भी देखेंगे कि कौन सा कॉमन इनपुट टैक्स कौन सी स्पेसिफिक सप्लाई जनरेट कर रहा है, कौन सी कॉमन सप्लाई जनरेट कर रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली हम अपॉर्चमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे। अब हमने अपॉर्चमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद जो इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया था, इससे हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स रिफंडेबल वर्किंग वन, इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल वर्किंग वन। रिफंडेबल इनपुट टैक्स कौन कौन सा था? रिफंडेबल इनपुट टैक्स एक 40,000 ये और 7,56,000 ये। अगर आप फॉर्मूला बार को देखें तो 40,000 और 7,56,000 इन दोनों का टोटल मैंने यहां माइनस कर दिया। और इनएडमिसिबल कौन सा था? इनएडमिसिबल था हमारे पास 1.944 मिलियन, 1.944 मिलियन। तो अगर हम टोटल इनपुट टैक्स से इनपुट टैक्स रिफंडेबल और इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल माइनस कर दें, तो हमारे पास एडजस्टेबल इनपुट टैक्स आ जाएगा। हमारे पास एडजस्टेबल इनपुट टैक्स आ जाएगा। मैंने टोटल इनपुट टैक्स से रिफंडेबल और इनएडमिसिबल इनपुट टैक्स माइनस किया, ये हमारे पास एडजस्टेबल इनपुट टैक्स आ गया। अच्छा, एक और चीज देखें, अल्फा और गैमा के इनपुट टैक्स को हमने अपोर्शन किया था। जो प्लांट एंड मशीनरी जीटा की लेती वो तो जनवरी 2025 में बनेगी, तो अभी तो इसका सारा का सारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल है। जो इनपुट टैक्स जुलाई के महीने का था, इसका कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस चीज का इनपुट टैक्स है, तो मैंने सारा का सारा एडजस्टेबल बना लिया। तो 3 मिलियन और 5 लाख ये हो गए 3.5 मिलियन। 3 मिलियन और 5 लाख ये हो गए 3.5 मिलियन। और ये जो हमने अपोर्चमेंट की वर्किंग की थी, इसमें एडजस्टेबल कितना था? 1.76 मिलियन। तो अगर मैं 3 मिलियन प्लस 5 लाख प्लस 16760 ऐड करूं, तो ये टोटल कितना बन रहा है? यहां आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा 5260,000 कि टोटल एडजस्टेबल कितना है? 5260,000। और हमने टोटल इनपुट टैक्स से जब रिफंडेबल और इनएडमिसिबल माइनस किया, तो ये भी 5260 ही बन रहा है। मैं रिपीट करता हूं, अल्फा का जो इनपुट टैक्स था ना, इसमें से कुछ एडजस्टेबल था, कुछ रिफंडेबल था। गैमा का जो इनपुट टैक्स था ना, इसमें से कुछ इनएडमिसिबल था, कुछ रिफंडेबल था। प्लांट एंड मशीनरी जीटा और पिछले महीने का इनपुट टैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये सारे का सारा एडजस्टेबल है। तो 3 मिलियन प्लस 5 लाख प्लस 1760000, इन तीनों को अगर आप टोटल देखेंगे तो ये कितना आ रहा है? 526000, ये आपको यहां दिखाई दे रहा होगा टोटल एक्सेल में। और यही हमारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल भी बन रहा है, यही हमारा इनपुट टैक्स एडजस्टेबल भी बन रहा है। तो हमने एडजस्टेबल इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, आउटपुट टैक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। अब हम आते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे। सेल्स टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग स्टार्ट करेंगे आउटपुट टैक्स से। आउटपुट टैक्स कितना है हमारे पास? 4950,000। इससे हम लेस करेंगे लोअर ऑफ, टू थिंग्स, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स दैट इज 4950,000, और एक्चुअल इनपुट टैक्स लेस प्लांट एंड मशीनरी। एक्चुअल इनपुट टैक्स लेस प्लांट एंड मशीनरी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट कैपिटल गुड्स के ऊपर जो हमने इनपुट टैक्स पे किया, इसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होनी, इसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होनी। तो मैंने क्या करा कि एक्चुअल इनपुट टैक्स है, प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है कंपैरिजन के लिए। किस तरीके से? देखो, 5260,000 का एडजस्टेबल इनपुट टैक्स था, और प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स कितना था? प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स था 3 मिलियन। प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स था 3 मिलियन। तो 5260,000 में से मैंने 3 मिलियन लेस किया, तो ये एक्चुअल इनपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ गया। अब इन दोनों का जो भी लोअर है, ये हम माइनस कर देंगे। इन दोनों का जो भी लोअर है वो हमने माइनस कर दिया।
यहाँ पे 90% की लिमिट अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे 90% का कंपैरिजन अप्लाई करने के लिए मैंने 90% ऑफ आउटपुट टेक्स्ट को एक्चुअल इनपुट से कंपेयर किया, लेकिन एक्चुअल इनपुट में प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट नहीं लिया। अब हम प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट अलग से माइनस करेंगे, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और वो कितना था सर? वो था 3 मिलियन। वो कितना था? 3 मिलियन। तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या काम करा है। पहले मैंने एक्चुअल आउटपुट टैक्स लिया, फिर आउटपुट टैक्स का 90% लिया। अब आउटपुट टैक्स के 90% को एक्चुअल इनपुट से कंपेयर करना है, लेकिन इस कंपैरिजन में फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट नहीं आएगा। तो मैंने एक्चुअल इनपुट टैक्स से प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट हटा दिया, 5260 के एडजस्टेबल इनपुट टैक्स से 3 मिलियन हटा दिया, और इन दोनों का कंपैरिजन करके इन दोनों का लोअर या माइनस कर दिया। फिर प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स माइनस किया, फिर प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स माइनस किया, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया। एक दफा मुझे याद है कि मैं सवाल अपनी फिजिकल क्लासेस के टाइम पे सॉल्व करवा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आपने 3 मिलियन यहाँ पे माइनस किया, प्लांट एंड मशीनरी का जो 3 मिलियन का इनपुट टैक्स था वो आपने यहाँ माइनस किया, और फिर आपने यहाँ भी माइनस कर दिया, तो ये तो 2 दफा माइनस हो गया। तो ये तो 2 दफा माइनस हो गया। तो सीए फाइनल लेवल पे अगर इस तरह का सवाल आता है ना, तो लानत है आपकी शक्ल पे। जब मैंने एक्चुअल एडजस्टेबल इनपुट टैक्स से 3 मिलियन हटा दिया, यानी कि 3 मिलियन इनपुट टैक्स की वर्किंग से एक्सक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब है कि इस कंपैरिजन में वो 3 मिलियन का इनपुट टैक्स है ही नहीं। ये जो 2260 का नंबर है, इसमें 3 मिलियन का इनपुट टैक्स हटा दिया, मतलब माइनस नहीं हुआ। यहां माइनस करने का मतलब है कि आपने उसे इनपुट टैक्स से हटा दिया ना, तो यहां वो 3 मिलियन माइनस ही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने उसे अगले स्टेप में 3 मिलियन दोबारा से माइनस, मतलब दोबारा से नहीं, एक दफा माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे वो कंपैरिजन में एक्सक्लूड हो गया था, फिर इसे अलग से यहाँ पे माइनस किया। अभी हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया। चूंकि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा इनपुट टैक्स या सेल्स टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। ये हमारा आ जाएगा सेल्स टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर ये नंबर नेगेटिव है, तो इसमें आप फर्दर टैक्स एडजस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि फर्दर टैक्स इनपुट टैक्स के अगेंस्ट क्लेम नहीं हो सकता, फर्दर टैक्स इनपुट टैक्स के अगेंस्ट क्लेम नहीं हो सकता। अब हम जो सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, इस सेल्स टैक्स लायबिलिटी में हमारे पास फर्दर टैक्स आ जाएगा। जो भी हमारा फर्दर टैक्स है, ये हमारा सेल्स टैक्स लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फर्दर टैक्स कितना था सर? ये 3 मिलियन की सप्लाईज थी जिसपे 4% का फर्दर टैक्स चार्ज करना था, तो 3 मिलियन इंटू 4%, 3 मिलियन इंटू 4%, ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन गई, और ये हमारा इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो मैं फर्दर टैक्स ऐड करके टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो ये इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड और सेल्स टैक्स लायबिलिटी में फर्दर टैक्स आ गया। फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम लास्ट में ये भी शो कर देंगे कि इनपुट टैक्स रिफंडेबल कितना है और इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल कितना है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इनपुट टैक्स रिफंडेबल है हमारे पास 796,000 और इनएडमिसिबल है, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम लास्ट में शो कर देंगे। तो हम आउटपुट टैक्स से हमने लोअर ऑफ लिया 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स लेस प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स, फिर इनपुट टैक्स प्लांट एंड मशीनरी का सेपरेटली माइनस किया, नेगेटिव नंबर आया, इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। जो फर्दर टैक्स की लायबिलिटी थी वो आपकी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी बन गई। इनपुट टैक्स रिफंडेबल, इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल को फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन बस मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक और चीज, जो हमने सेक्शन 8B की 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की, इसकी कुछ एक्सेप्शन का भी एक एसआर होता है, SRO 1190, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस थी। अब इन एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन यहाँ पे रेलिवेंट है। पर्सन मेकिंग जीरो रेट सप्लाईज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन अ टैक्स पीरियड। कि अगर एक पर्सन जीरो रेट सप्लाईज कर रहा है और जीरो रेट सप्लाईज सारी टैक्सेबल सप्लाईज की 50% से ज्यादा है, अगर जीरो रेट सप्लाईज सारी टैक्सेबल सप्लाईज की 50% से ज्यादा है, तो फिर सेक्शन 8B की 90% वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इस सवाल में हमारे पास एक ये और एक ये दो जीरो रेट सप्लाईज थी, लेकिन अगर आप इनका नंबर देखें तो 7 मिलियन और 6,25,000 यानी कि 7.6 मिलियन, और टैक्सेबल सप्लाईज देखें तो इसमें 17 मिलियन भी आ रहा है, 3 मिलियन भी आ रहा है, 6.2 मिलियन भी आ रहा है, 1.25 मिलियन भी आ रहा है। यानी कि जीरो रेट सप्लाईज थी तो सही, लेकिन जीरो रेट सप्लाईज ओवरऑल टैक्सेबल सप्लाईज की 50% से ज्यादा नहीं थी। अगर जीरो रेट सप्लाईज ओवरऑल टैक्सेबल सप्लाईज की 50% से ज्यादा होती,
तो फिर मैं ये 90% वाली लिमिट अप्लाई नहीं करता, सारा का सारा इनपुट टैक्स माइनस कर देता। तो हमने देखना है कि 8B रेलेवेंट है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 8B की कोई एक्सेप्शन हो जो हमारे केस में रेलेवेंट हो और हमें 90% वाला कंपैरिजन ना करना हो। मैंने पहले से सॉल्व कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन एक्सप्लेन करना, समझाना मेरा फर्ज बनता है। तो हमने चेक भी करना है कि 7 मिलियन और 7.6 मिलियन की टैक्सेबल सप्लाईज के 50% से ज्यादा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 8B अप्लाई होगा। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।